नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अभी जो आपकी एमटीएस 2023 में मई में एग्ज़ाम हुआ था, ये एग्ज़ाम टीसीएस के द्वारा कंडक्ट किया गया था। तो जो मैं एनालिसिस देख रहा था और नोट किया कि एक ऐसा टॉपिक जो प्रत्येक शिफ्ट में उससे सवाल पूछा जा रहा है, वो था आपकी जनगणना 2011। तो जनगणना 2011 पर आधारित इस वीडियो में सबसे पहले कवर करेंगे पूछे गए 40 सवाल जो हाल ही के मई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एमटीएस के टीसीएस के द्वारा। साथ ही साथ ऐसे फैक्ट इंक्लूड करूंगा जो आने वाली किसी भी टीसीएस के एग्जाम्स के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे। उसमें धर्म आधारित जनगणना से काफ़ी टीसीएस ने सवाल प्रीवियस एग्जाम में पूछे हैं। भाषा जनगणना से सवाल आ चुके हैं। एससी एसटी जनगणना से संबंधित सवाल आ चुके हैं। ये सभी 2011 के फैक्ट लास्ट में इंक्लूड करूंगा। साथ ही साथ जनगणना 2011 से संबंधित अन्य परीक्षा में पूछे गए अब तक 2011 के बाद अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं सीबीटी बेस्ड, उसमें पूछे गए ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जो उपरोक्त है। ये सभी सवाल 40 सवाल हैं, ये जनगणना है। इनके अतिरिक्त ऐसे सवाल जो आपको मालूम नहीं है, आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी लास्ट में ऐड करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। एक बार वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद इसी वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। न्यू कैंडिडेट टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, या फिर टेलीग्राम में आपको सर्च करना है @ट्रेंड जीके, और जो ब्लू टिक वाला चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवालों की जो हाल ही के टीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं। सवाल है, नई दिल्ली में साक्षरता दर कितनी है? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग न्यू दिल्ली की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो है दोस्तों 86%। 86 पॉइंट लगभग 3-4% है। दिल्ली की साक्षरता है वो 86%। तो नीचे यहाँ पर ये आप टेबल देख पा रहे हो, इसमें सभी स्टेट और यूटी की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत आपके सामने है। नेक्स्ट सवाल और फैक्ट की ओर बढ़े उससे पहले आपके लिए बेहतरीन डील। आज 31 मई का लास्ट डे इस महीने का, और टेक्स्ट बुक हमेशा एक मंथ में ऐसी सेल लेके आता है जो सबसे लोएस्ट प्राइस की रहती है। जो न्यू कैंडिडेट अभी तक टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़े हैं, आज आपके लिए सबसे लोएस्ट प्राइस की डील, वो भी टेक्स्ट बुक पास प्रो पर। पास प्रो और पास दोनों अलग है। तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक जो जनरल पास है उसकी प्राइस में पास प्रो मिल रहा है। पास प्रो का फीचर बताऊंगा। तो ये जो 310 रुपये में डील ग्रैब कर सकते हो, प्रतिदिन 1 रुपये से भी कम। कब करेंगे? जब आप टीटीजी के ये कूपन कोड यूज करेंगे टेक्स्ट बुक में, तो आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा। पास प्रो में प्रीवियस ईयर के जितने भी मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वो मॉक टेस्ट के रूप में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और पास प्रो का और फीचर है, जो भी आपने मॉक टेस्ट दिया है, आपको लगता है उसमें आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कमज़ोर निकल के आई है, टाइम मैनेजमेंट बेहतर नहीं हो पाया है, और आपने कंसेप्ट को नहीं समझा है, तो वहाँ पर री अटेम्प्ट आप अनलिमिटेड टाइम एक ही मॉक टेस्ट को कर सकते हो। और बाकी जितने भी जनरल मॉक टेस्ट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये 30 और 31 मई आज लास्ट डे है, इस डील को ग्रैब कर सकते हो। बाकी आप टेक्स्ट बुक जनरल पास भी लेना चाहते हो, उसमें भी डील चल रही है टीटीजे के कूपन कोड से। जनरल पास में प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन मॉक टेस्ट पर आधारित आपको अन्य प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट पर आधारित आपको टेस्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी दोनों ही पास प्रो और पास में अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, जितने चाहिए एग्जाम्स के आप तैयारी करते हो, स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको 600 प्लस एग्जाम्स के एक ही पास में मिल जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजी के कूपन कोड से चेकआउट कर सकते हो। तो ये दोस्तों साक्षरता दर की बात कर रहे हैं। सबसे अधिक साक्षरता, आगे सवाल भी आ जाएगा, वो केरला की है। वो है दोस्तों 93.91%। इसका प्रतिशत ध्यान रखिएगा। उसके बाद लक्षद्वीप की, आपको पूछ ले किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता सबसे अधिक है, आप कहेंगे लक्षद्वीप की साक्षरता है सबसे अधिक है। आपको दिल्ली का पूछा गया है, लेकिन दिल्ली की साक्षरता है 86.34%, और उससे भी अधिक लक्षद्वीप की है, वो है 92.28%। यानी केरला से सेकेंड में आ जाता है लक्षद्वीप। आपको पूछ रहे सेकेंड हाईएस्ट साक्षरता केरला के बाद किस राज्य की, तो वो मिजोरम की है दोस्तों 91.98। आपको पूछ ले साक्षरता का क्रम, पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, तो सबसे अधिक केरला की है राज्य में, उसके बाद मिजोरम की है, फिर त्रिपुरा, गोवा है, और सबसे कम साक्षरता है दोस्तों बिहार की। अब बिहार का भी प्रतिशत आपको ध्यान में रखना होगा। बिहार की साक्षरता का प्रतिशत है 63.82। टेबल को थोड़ा ध्यान में रखना, सबसे ऊपर वाले 5, नीचे वाले 5 यूटी का और उनका परसेंटेज का, जहां से अक्सर सवाल आ जाते हैं। अब देखिए बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश से सबसे कम साक्षरता 66%, बिहार के है 63.82, और उसके बाद थर्ड कम है वो राजस्थान के 67.06। तो एटलीस्ट ये 3 तो नीचे के ध्यान ही रखो, और ऊपर के भी केरला, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा ध्यान रखो, और लक्षद्वीप का आपको रखना ही है 92.28 है। सेकंड जो हाईएस्ट साक्षरता निकल के आती है केंद्र शासित प्रदेश में, वो दमन दीव की है, और दिल्ली के आपको 86.34 याद रखना है। तो यहाँ पर अगला बाकी आप देख सकते हो। तो नेशनल फैमिली स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ है 5वां, उसमें 2019 से 21 में भारत की जो साक्षरता दर बताई है वो 77.7% बताई है।
इस सर्वे के अकॉर्डिंग जो भारत की साक्षरता है वो 77% थी। वैसे 2011 के अकॉर्डिंग है 74% साक्षरता भारत की। और पुरुषों की इस सर्वे में 84.4, महिला की 71 है। तो ये सर्वे का भी ध्यान में रखना। जो NFHS सर्वे 5 के अकॉर्डिंग साक्षरता भारत की 77% थी। और आंध्र प्रदेश की साक्षरता सभी राज्यों में सबसे कम यहाँ पर दर्ज की गई है। इसी NFHS सर्वे में सबसे कम साक्षरता आंध्र प्रदेश की, वैसे बिहार के, लेकिन इस सर्वे के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश की सबसे कम है और केरल की 96.2% के साथ सबसे ऊपर है। सेकंड दिल्ली की आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है आपके सामने, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? इजी सवाल। सबसे अधिक सेक्स रेशियो लिंगानुपात, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो 1000 मेल पर फीमेल की संख्या सबसे अधिक केरला की है। वो है कितनी? ध्यान रखना, केरला की जो लिंगानुपात है वो 1084 महिलाएं हैं। 1084 महिलाएं पर 1000 पुरुष। तो 1000 पुरुष पर 1084 महिला यहाँ पर केरल की सबसे अधिक आपको लिंगानुपात देखने को मिलेगा। आपको पूछ ले सबसे अधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो वो दोस्तों पुदुचेरी का है। सबसे अधिक लिंगानुपात 1037 महिलाएं। तो इनका फिगर भी ध्यान में रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात ओवरऑल इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो है दोस्तों 943। ध्यान में रखना, भारत का लिंगानुपात 2001 में था 933 और 2011 में हो गया 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। 943, ये सभी इंपॉर्टेंट है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है दोस्तों हरियाणा। सबसे कम है, सबसे कम जो लिंगानुपात हरियाणा का है कितना? 879। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 879 सबसे कम हरियाणा का। और ओवरऑल में सबसे कम पूछ ले, राज्य में सबसे कम हरियाणा का जरूर है 879। ओवरऑल में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सबसे कम जो लिंगानुपात है वो दमन दीव का है दोस्तों। सबसे कम लिंगानुपात दमन दीव का 618 है, मात्र 618 महिलाएं पर 1000 पुरुष पर 618 सबसे कम दमन दीव का। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला यूटी क्लियर हो गया, दमन दीव है। सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी 1037 है और स्टेट का ऑलरेडी हो चुका है। और बाल लिंगानुपात की बात करें तो भारत का निकल के आया था 2011 में 919 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। बाल लिंगानुपात 919, 919। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो जब भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय भारत की लिटरेसी रेट है वो कितनी थी, ये आपको पूछा है। वर्तमान में आपको पता है 2011 के अकॉर्डिंग है 74.04। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था उस समय साक्षरता दर 1947 में वो मात्र 12% थी। तो 12% साक्षरता दर थी 1947 में। और उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता के बाद जो जनगणना 1951 में हुई उसमें साक्षरता दर नोट की गई, लिटरेसी रेट नोट की गई, वो 18.3 थी। तो 12 से 18 हो गई 1951 में। और स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस समय भारत की लिटरेसी रेट साक्षरता दर 12%। ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे साक्षरता दर का मतलब क्या है? साक्षर व्यक्ति किसे काउंट करेंगे? सवाल पूछा हुआ ऑलरेडी टीचर्स के द्वारा एक तरीके से। यहाँ पर आपको अलग अलग कथन दे रखे थे, सही कौन सा है? तो साक्षर व्यक्ति वह व्यक्ति होगा जिसकी आयु एक तो 7 वर्ष या उससे अधिक हो, तभी वो काउंट होगा साक्षर है या पर नहीं है। और साथ ही साथ 7 वर्ष और अधिक होने के साथ वो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि और भाषा को समझता है लिख नहीं सकता, भाषा को समझ पता भी है, समझने का मतलब पढ़ सकता है और लिख सकता है, दोनों कर सकता है, वो व्यक्ति साक्षर की श्रेणी में आएगा। और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 74% जो साक्षरता है उसमें पुरुष और महिला का अलग से इंडिविजुअल परसेंटेज आपको याद रखना है। तो इन 74 में से पुरुष है वो 82% लगभग और महिलाएं हैं वो 65% लगभग। ठीक है, 82 और 65, ये भी ध्यान में रखिएगा। और एक व्यक्ति जो पढ़ सकता है लिख नहीं सकता है वो साक्षर नहीं होगा। और जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं उनके लिए ब्रेल लिपि में वो पढ़ सकता है तो वो शिक्षितों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, 2011 के अनुसार किस यूटी की जनसंख्या सर्वाधिक है? अब केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसकी जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या निकल के आई है? यूटी यानी जो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें दिल्ली है। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सभी के लिए इजी है, तो मैं यहाँ पर पूरा ही आपको केंद्र शासित प्रदेश की जनगणना जनसंख्या बता देता हूँ। सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली की है। दिल्ली की जनसंख्या 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग निकल के आई थी, वो थी 1,67,87,941 थी। ठीक है, 1.67 करोड़ थी दिल्ली की। अब सेकंड हाईएस्ट थी उस समय, आप कहेंगे अभी वर्तमान के अकॉर्डिंग अभी जम्मू कश्मीर यूटी बना तो जम्मू कश्मीर की निकल के आएगी। उसके बाद पुदुचेरी की, फिर चंडीगढ़ की, अंडमान निकोबार की, ये है दादर नगर हवेली की। आपको याद रखना है सबसे कम साक्षरता बार बार बोल रहा हूँ मैं, सबसे कम जनसंख्या 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग किस केंद्र शासित प्रदेश की है? सबसे कम जनसंख्या है लक्षद्वीप की है, 64,473 व्यक्ति है। कितने? 64,000। उसके बाद दमन दीव की है, हालांकि ये साथ में हो गए हैं दमन दीव।
दादर नगर हवेली। लद्दाख की उसके बाद निकल के आ जाएगी, तो यहाँ पर सबसे अधिक है लक्षद्वीप की, उसके बाद लद्दाख की है, सबसे ये कम है लक्षद्वीप की, उसके बाद कम लद्दाख की है। फिर दमन दीव ये एकल हो गए तो लगभग 5 लाख प्लस इनकी चलेगी। उसके बाद ये 5 लाख है, अंडमान निकोबार से भी ज़्यादा हो जाती है। अब नेक्स्ट सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कितना है। अब शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है। तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जो नगरीय अर्बन पॉपुलेशन है वो दोस्तों आपको याद में रखना है 31.16% है, वो अर्बन है, वो आपके शहरी है। ठीक है, शहरी जनसंख्या है वो 31.16, और बाकी यहाँ पर जो बची हुई है 68.84। एक फिगर याद रखेगा, 100 में से माइनस करेंगे तो 68.84 है, वो ग्रामीण है। तो ग्रामीण है यहाँ पर लगभग 70 के आसपास है 68.84, और 30 के आसपास है वो शहरी है। यानी एग्जैक्ट बात करें तो शहरी है आपकी 31.16 और ग्रामीण है वो 68.84%। अगला सवाल, महिला लिंगानुपात से क्या अभिप्राय है। लिंगानुपात का क्लियर हो गया, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात होता है। किस दशक में भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक रही। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। जनसंख्या घट गई थी, प्रीवियस जनगणना से 10 वर्ष के अंतराल में हुई थी, उसमें जनसंख्या घट गई थी। कौन सा वो एक तरीके से दशक था। अब 1911 में जनगणना हुई, उसके बाद 21 में हुई, तो 11 से 21 का वो दौर जिसमें जनसंख्या माइनस में हो गई थी, यानी कम हो गई थी। तो आपको पूछ लें कौन सा जनसंख्या का एक तरीके से महान विभाजन वर्ष रहा है, या फिर जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली है, जनसंख्या कम हो गई थी, वो 1911 से 1921 वाला दशक, जहाँ पर कितनी कम हुई है जनसंख्या। तो यहाँ पर दोस्तों 0.31% माइनस हो गई है। कितनी? 0.31%। और इसका कारण था उस समय प्लेग, मलेरिया जैसी बीमारी, प्रथम विश्व युद्ध भी था। तो इसलिए 1921 में जब जनसंख्या नोट हुई तो वहाँ पर माइनस में देखने को मिली। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, जो जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहा जाता है वो 1921 को कहा जाता है, क्योंकि जनसंख्या जब काउंट हुई तो प्रीवियस जनगणना से माइनस में देखने को मिली। आपको पूछ लें 1951 के दौरान क्या हुआ, तो जनसंख्या वृद्धि दर 1.33 से घटकर 1.25 हो गई। तो इसलिए लघु विभाजन का वर्ष, जो महान विभाजन वर्ष 1921 को कहा जाता है, और लघु विभाजन का वर्ष है जहां पर जनसंख्या कम तो हुई, ओवरऑल में बढ़ी है, लेकिन प्रीवियस से परसेंटेज वाइज कम देखने को मिली है। कहने का मतलब जनसंख्या वृद्धि दर पहले 1.33 थी, उससे घटकर 1.25 हो गई, तो वो था 1951 का दशक। तो 1951 लघु विभाजन वर्ष और 1921 महान विभाजन वर्ष, दोनों ही आपको याद रखना है। अब जनगणना से आगे सवाल और भी आएंगे, उसका पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। एक तो प्रथम जनगणना हुई थी ना, कब और किसके काल में हुई थी, और प्रथम नियमित जनगणना किसके काल में और कब हुई थी, ये दोनों इस एक लाइन से 2 से 3 सवाल बनते हैं दोस्तों। आपको पूछ रहे प्रथम जनगणना किसके काल में हुई, लॉर्ड मेयो के, लॉर्ड नहीं मेयो ही कहूँगा, मेयो के काल में। ठीक है, प्रथम जनगणना मेयो के काल में हुई कब, 1872 में। तो ये ध्यान रखना है, 1872 में प्रथम जनगणना मेयो के काल में। और दूसरी यहाँ पर पूछ रहे नियमित जनगणना कब हुई, तो नियमित जनगणना हुई रिपन के काल में। ठीक है, रिप नियमित जनगणना रिपन के काल में। नियमित जनगणना हुई कब, 1881 से। अब ये आपको ध्यान में रखना है, 1872 किसके काल में, मेयो के काल में। ठीक है, मेयो के काल में प्रथम जनगणना, उसके बाद 1881 में रिपन के काल में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर ये जो 3 लाइन बता रहा हूँ, इससे आगे एक सवाल भी पूछा गया है। ठीक है, ये 3 लाइन देख लीजिएगा। 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या के विकास के स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो ये जो अवधि है 1901 से 21, इसे कहा जाता है कि जनसंख्या का विकास है वो स्थिर चरण में था, ज़्यादा बढ़ा नहीं। उसके बाद 1921 से 51 के दशक को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। अब स्थिर चरण, यहाँ पर स्थिर जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली थी। तो 1921 से 51 स्थिर जनसंख्या वृद्धि, 1901 से 21 में स्थिर चरण की अवधि, और 1951 से, ये तीसरी लाइन से आगे सवाल पूछा हुआ है, 1951 से 81, ध्यान रखना 1951 से 1981 है जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। आपको पूछ ले जनसंख्या विस्फोट की अवधि आगे पूछा गया तो आप कहेंगे 51 से 81 में जनसंख्या है वो काफ़ी बढ़ गई थी, तो विस्फोट की है, लेकिन स्थिर थी 1901 से 21 तक है, और स्थिर रूप से वृद्धि हुई थी वो 21 से 51 तक। ये इंपॉर्टेंट है। कृषि गणना कितने वर्ष के अंतराल से की जाती है। कृषि गणना दोस्तों 5 साल के अंतराल पर आयोजित की जाती है। कृषि गणना 5 वर्ष की। पहली कृषि गणना हुई कब, तो 1970-71 याद रखिएगा, 1970 और 71 में पहली कृषि
जनगणना हुई थी। और लेटेस्ट जो कृषि जनगणना थी 2021-22 में, जो अगस्त 2022 में शुरू हुई, वो कौन से नंबर की है? वो 11वीं जनगणना है कृषि की। कृषि की 11वीं 21 में हुई है, 11वीं जनगणना हुई है दोस्तों 2021-22 में। विश्व कृषि जनगणना 10 साल के अंतराल पर की जाती है, लेकिन भारत में प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर कृषि गणना की जाती है और विश्व में कृषि गणना 10 साल के अंतराल पर। लेटेस्ट तो 2021-22 में जनगणना हुई है कृषि की, वो 11वीं है। पहली कृषि जनगणना ध्यान में रखना 1970-71 में हुई थी। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? यानी यहाँ पर धर्म के आधारित जो जनगणना देखी गई है, तो अल्पसंख्यक समुदाय में कौन सा सबसे पहले तो धर्म आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 2000 सबसे पहले तो बताऊं 2011 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यकों का प्रतिशत कितना था? जो अल्पसंख्यक हैं उनका प्रतिशत 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग कुल जनगणना का था 19.3% अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कहने का मतलब है इसमें आ जाते हैं मुस्लिम, यानी 6 समुदाय आ जाते हैं। और इसमें आपको पूछा है दूसरा सबसे अधिक अल्पसंख्यक, आप सभी को पता है सबसे अधिक अल्पसंख्यक जनगणना है मुस्लिम आबादी है, जो कि 14.2% है। सबसे अधिक अल्पसंख्यक, मैं बोल रहा हूँ अल्पसंख्यक में 6 समुदाय हैं, तो वो कौन से हैं? पारसी समुदाय अल्पसंख्यक, मुस्लिम अल्पसंख्यक, ईसाई अल्पसंख्यक, सिख अल्पसंख्यक है, बौद्ध अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक है। तो ये 6 समुदाय अल्पसंख्यक में आता है। इन 6 में से सबसे अधिक परसेंटेज है अल्पसंख्यक में मुस्लिम का, वो ध्यान में रखना आपको, 14.2% है मुस्लिम जनगणना आपकी आबादी। मुस्लिम के बाद सेकंड जो आपको पूछा है ना हाईएस्ट, मुस्लिम के बाद ईसाई आ जाते हैं इंडिया में। सेकंड हाईएस्ट ईसाई में 2.3% है। अब मुस्लिम आपने देखा 14.2, ईसाई में 2.3 है। उसके बाद थर्ड हाईएस्ट है सिख 1.7, नेक्स्ट यहाँ पर बौद्ध 0.7, बौद्ध से भी कम जैन 0.4 है, जैन से भी कम मात्र पारसी। तो सबसे कम यानी 1 आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 सवाल पूछ ले सबसे कम अल्पसंख्यक आबादी कौन से समुदाय की है, तो आप कहेंगे पारसी है ना, वो सबसे कम है। मुस्लिम सबसे अधिक है, तो एक तरीके से क्रम हो गया, सबसे अधिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, उनका 14.2% ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पर ईसाई हो गए, ईसाई के बाद सिख हो गए, ठीक है। उसके बाद बौद्ध, जैन और सबसे कम पारसी है। आप कहेंगे फिर हिंदू, ये अल्पसंख्यक नहीं है लेकिन है कितने फीसदी, एक बार ये जनगणना पर दोबारा नजर आप दौड़ा सकते हो एग्जैक्ट फिगर के साथ में। हिंदू जो जनगणना है, जनसंख्या है, वो 96.63 करोड़ है। टोटल 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 121 करोड़ आबादी थी। इन 121 करोड़ में से हिंदू लगभग 80% है, 79.8 है हालांकि। तो 79.8% हिंदू आबादी है, कहने का मतलब 96.63 करोड़ हिंदू, 17.22 करोड़ 14.2% मुस्लिम है, 2.78 करोड़ यानी 2.3% ईसाई है, 2.08 करोड़ यानी 1.7% सिख है, 0.84 करोड़ 0.7% बौद्ध है, 0.45 करोड़ यानी 0.4% जैन है। अन्य धर्म और वगैरह आ जाते हैं 0.79 करोड़ 0.7% के आसपास। धर्म नहीं बताया है इस सेंसस 2011 में, वो 0.29 करोड़ लोग थे यानी 0.2% है। आप कहेंगे ये जो 6 समुदाय आते हैं अल्पसंख्यक में, ये कब से इनको अल्पसंख्यक में डाला गया? तो यहाँ पर बात करूँ 5 समुदाय, पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध, इनको 1993 में अधिसूचना के जरिए अल्पसंख्यक घोषित किया गया। सबसे लास्ट अल्पसंख्यक है वो जैन हुए घोषित। कब हुए जैन? ध्यान रखना 2014 में। नेक्स्ट सवाल है भारत में जनगणना कितने वर्ष अंतराल में होती है? इजी सवाल है, 10 वर्ष के अंतराल में होती है। पहले 1872 में मेयो के काल में, और फिर नियमित रिपन के काल में 1881 में हुई है। अब आपको याद रखना 2021 की जो जनगणना है अभी कोविड के कारण इसको स्थगित किया हुआ है। लगभग 2000 ये जो अभी इलेक्शन हो जाएंगी उसके बाद इनको शुरू करेंगे 2024 में। तो देश की 16वीं जनगणना ये जो होने वाली है स्वतंत्रता के बाद 8वीं। ध्यान में रखना आगे सवाल भी पूछा गया है कि 2021 वाली जनगणना है 23-24 में होने वाली है, ये स्वतंत्रता के बाद तो 8वीं है, ओवरऑल में 16वीं है। तो ये 2021 की प्रक्रिया है, अब नेक्स्ट 2024 में लगभग होगी। लेकिन इस जनगणना 2021 की जो थीम है, विषय है, वो क्या है? इसकी थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण। और इस 16वीं जनगणना 2021 में जो स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है, इसमें टोटल 31 प्रश्न पूछे जाएंगे एक परिवार से। 2019 में आर्थिक जनगणना हुई थी, वो कौन सी थी? 2019 में 7वीं आर्थिक जनगणना हुई। तो आर्थिक जनगणना की शुरुआत मैंने कृषि को बताया 1970 में, आर्थिक की शुरुआत 1977 में, और लेटेस्ट जो आर्थिक जनगणना है 2019 में हुई थी वो 7वीं आर्थिक जनगणना थी। ध्यान में रखना 7वीं आर्थिक है जो 1977 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? इजी सवाल है। सबसे कम हरियाणा का लिंगानुपात 879 है, और सबसे अधिक लिंगानुपात केरला का है
जो कि 1084 है। ये सभी क्लियर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। 2011 के अनुसार किस यूटी की जनसंख्या सबसे कम है, ये भी बता चुका हूँ। लक्षद्वीप की सबसे कम है, सबसे अधिक दिल्ली की है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है। लिटरेसी रेट केरला की बता चुका हूँ, 94% है, सबसे कम बिहार की है 63.82%। पूरी टेबल आपको बताई थी, जिसमें भारत की साक्षरता है दोस्तों 74.04। इन 74.04 में से 82.14% पुरुष है और 65.46% महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो जनगणना में टॉप 5 वाले राज्य देख लो। तो सबसे अधिक जनगणना दोस्तों है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट पॉपुलेशन है। उत्तर प्रदेश के बाद में आगे सवाल भी पूछा हुआ है, सेकंड हाईएस्ट जनसंख्या किस स्टेट की है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र की सेकंड हाईएस्ट है। तो क्रम याद में रखना, सबसे अधिक पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। सबसे कम जनसंख्या में स्टेट की बात करें तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। सबसे कम में भी 4 राज्य याद रख लो। सिक्किम के बाद मिजोरम की है, ठीक है, सिमो, ठीक है, सिक्किम के बाद मिजोरम। तो सीमा गो सबसे कम में, सीमा गो, ठीक है, सीमा आ जाती है कम में। तो सिक्किम है, फिर म यानी मिजोरम है, सीमा आ यानी अरुणाचल प्रदेश है, गो यानी गोवा है। तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा है। सिक्किम, मिजोरम ध्यान रखना। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। जिसमें सबसे कम लोग रहते हैं वो सबसे कम हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी 17 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार का है, 1106 व्यक्ति रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। और उसके बाद सेकेंड जनसंख्या घनत्व बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का दोस्तों सेकेंड है। बिहार का सबसे अधिक 1106, पश्चिम बंगाल का 1128, उसके बाद केरला का है 860। तो ये जनसंख्या घनत्व वाले टॉप 3 स्टेट ध्यान में रखिएगा। आगे मैं इसका एक और फैक्ट बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा। सबसे अधिक वैसे जनसंख्या घनत्व है ओवरऑल राज्य और यूटी की बात करें तो वो दिल्ली का आ जाता है। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11320 व्यक्ति रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। 11320 कितने, 11320। बिहार के कितने, 1106। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश के कितने, 17। और बिहार के बाद किसका है, वो है पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट वाले सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में कौन सा देश नहीं है, तो आप 10 देश ही बता देता हूँ। अभी लेटेस्ट यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे अधिक जनसंख्या है वो इंडिया बन चुका है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। उसके बाद चाइना। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया की है, फिर चाइना की है, थर्ड हाईएस्ट है यूएस की। यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की जो जनसंख्या है वो तीसरी सबसे अधिक है। उसके बाद इंडोनेशिया है, इंडिया के बाद चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर पाकिस्तान है, पाक से 5 हो गया। पाक के बाद ब्राजील 6ठे स्थान पर है। 7वें स्थान पर नाइजीरिया है, फिर बांग्लादेश का भी स्थान 8वें पर लग जाता है, 9वें पर रशिया और 10वें पर मैक्सिको। तो टॉप 10 देश तो आपके सामने। इसके अतिरिक्त जो विकल्प था वो आपको करेक्ट करना था। तो 10 देश एक बार फिर रिकॉल कर लीजिएगा, यानी सबसे अधिक तो इंडिया हो चुका है, उसके बाद चाइना, फिर यूएस, उसके बाद इंडिया के बाद चौथे स्थान पर इंडोनेशिया, उसके बाद पाक 5वें पर, 6ठे पर ब्राजील है, 7वें पर नाइजीरिया है, ठीक है, 7 पर नाइजीरिया है, ठीक है, 7 पर नाइजीरिया, उसके बाद बांग्लादेश, फिर रशिया, फिर मैक्सिको। अब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की दर्शक की वृद्धि दर सर्वाधिक है। सबसे अधिक जनसंख्या में जो दर्शक की वृद्धि देखने को मिली, परसेंटेज वाइज बात करें, दर्शक की वृद्धि दर सबसे अधिक देखने को मिली है वो दोस्तों मेघालय राज्य की देखने को मिली है। राज्य की बात कर रहा हूँ, यूटी की नहीं। मेघालय में दशक की वृद्धि दर प्रीवियस 2001 के सापेक्ष देखने को मिली है वो 27.8% जनसंख्या बढ़ी है। मेघालय में सबसे अधिक वृद्धि है। परसेंटेज वाइज वृद्धि की बात कर रहा हूँ, न कि फिगर के वाइज, डायरेक्टली परसेंटेज वाइज मेघालय की जनसंख्या बढ़ी है, 27% सबसे अधिक है। तो भाई मेघ बहुत ज़्यादा है मेघालय में, तो बहुत घने मेघ है, घनी जनसंख्या बढ़ गई, एकत्र हो गई, पानी एक साथ हो गया। 27.8% मेघालय में सबसे अधिक दशक की वृद्धि। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 25% है, फिर बिहार में भी 25.10% है। तो ये जरूर याद रखिएगा। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, यानी सभी स्टेट और यूटी इंक्लूड कर रहे हैं, तो दशक की वृद्धि जो सबसे अधिक देखने को मिली तो वो दादर नगर हवेली में सबसे अधिक दशक की वृद्धि, 55% जनसंख्या बढ़ी है दादर नगर हवेली में। ओवरऑल यूटी स्टेट में दादरा ने यहाँ पर बाजी मारी है। सबसे कम विकास दर नागालैंड की रही है। आपको पूछा जाता है सवाल कि जनगणना 2001 से 11 में नकारात्मक वृद्धि किस राज्य में देखने को मिली, यानी बढ़ने के सापेक्ष घट गई। जैसे कि आपने 2001 नहीं 1921 वाला दशक देखा,
उसमें क्या थी, जनगणना नेगेटिव थी, महान विभाजक वर्ष था 1911 से 21। तो यहाँ 2011 में भी ऐसा राज्य जहाँ पर जनसंख्या कम हो गई है। तो नागालैंड की वृद्धि ऋणात्मक देखने को मिली, 0.47 माइनस हो गई परसेंटेज में, 0.47% है वो कम यहाँ पर डाटा निकल के आया जनगणना का। नागालैंड में ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली। सेकंड सबसे कम जो वृद्धि देखने को मिली वो केरल की मिली, केरल में भी 4.86% जनसंख्या बढ़ी है, तो वो भी सबसे कम बढ़ी। भारत की दशक की वृद्धि कितनी हुई भाई, भारत की 2001 से 2011 में जो दशक की वृद्धि देखने को मिली जनसंख्या में बढ़ोतरी, वो 17.64% थी। ये भी ध्यान में रखना, भारत में दशक की वृद्धि जनसंख्या की 17.64%, 17.64 है। सबसे नकारात्मक वृद्धि है वो आपके नागालैंड की देखने को मिली। ओवरऑल में वृद्धि सबसे अधिक मेघालय की देखने को मिली और यूटी वगैरह में दादर नगर हवेली की मिली। ये इंपॉर्टेंट सवाल था, सवाल नंबर 18। जनगणना 2021 में पहली बार किसका डाटा एकत्र किया जाएगा, पहली बार ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट का डाटा एकत्र किया जाएगा। तो केंद्र ने 2021 की जनगणना के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी पर डाटा एकत्र करने का निर्णय लिया है। 1931 के बाद से इस तरह के डाटा को एकत्र करने वाली ये पहली सामान्य जनगणना होगी जहां पर इस टाइप से डाटा एकत्र किया जा रहा है। तो जनगणना 2021 में ओबीसी का भी डाटा एकत्र किया जाएगा, ये ध्यान में रखना है, पहली बार यहाँ पर। अगला सवाल है, भारत में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बदल चुका हूँ। शहरी लगभग 31.16 है, ग्रामीण 68.8 है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सबसे अधिक शहरी जनसंख्या, सबसे कम सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या, वो आगे मैं कवर करूंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल प्रजनन दर क्या है, आपको क्लियर हो गया, शहरी 31 है, ग्रामीण 68 है। अब कुल प्रजनन दर यानी TFR पूछा है, टोटल फर्टिलिटी रेट पूछा है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। भारत में कुल प्रजनन दर 2.4 है। अब कुल प्रजनन दर का मतलब क्या हुआ, टोटल फर्टिलिटी रेट यानी एक महिला अपने संपूर्ण प्रजनन काल में, पूरे प्रजनन काल में एक महिला जो लगभग 13 से 49 वर्ष उसकी उम्र रहती है, जिसमें जितने बच्चे पैदा होते हैं उससे ही उस स्त्री की TFR कहते हैं, यानी हम दो हमारे दो है ना। तो अधिकतम जो कुल प्रजनन काल में लगभग एवरेज 2.4 निकल के आ रहा है। तो अधिक जो एक महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में 2.4 यहाँ पर एवरेज बच्चे वो पैदा करती हैं, तो एवरेज ये निकल के आया। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब आप समझ गए हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जन्म दर वाला राज्य कौन सा है, तो मेघ है, तो सबसे अधिक जन्म दर भी मेघालय है, तथा सबसे कम जन्म दर वाला राज्य नागालैंड है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जन्म दर वाला आपको पूछ लें, सबसे अधिक जन्म दर वाला राज्य वो मेघालय है। जीवित जन्मों की संख्या जो 1000 पर रहती है तो मेघालय, और सबसे कम जन्म दर, तो जन्म दर यानी प्रतिवर्ष 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या, 1000 जनसंख्या पर प्रतिवर्ष कितने जीवित जन्म लेते हैं, और वो यहाँ पर मेघालय में सबसे अधिक देखने को मिली जन्म दर, और सबसे कम जन्म दर है वो नागालैंड में देखने को मिली है। इसलिए तो नागालैंड में वृद्धि दर भी माइनस में, आपने ऊपर देखा है ना, सबसे कम विकास दर दशक की वृद्धि दर है वो नकारात्मक रही थी नागालैंड की। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पर प्रजनन दर की बात हो रही है, तो सर्वाधिक प्रजनन दर है उत्तर प्रदेश की, उसके बाद महाराष्ट्र बिहार की। प्रजनन दर और कुल प्रजनन दर दोनों ही अलग है। TFR है टोटल फर्टिलिटी रेट, और केवल यहाँ पर फर्टिलिटी रेट पूछे तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर सवाल देख लेते हैं, भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद कौन सी, मैंने 21 में बताया कि स्वतंत्रता के बाद 21 वाली 8वीं है, ओवरऑल में 21 वाली 16वीं है 2021 है ना। तो इससे पहले 2011 वाली कितनी होगी, 2011 वाली यानी स्वतंत्रता के बाद 7वीं हो गई, ओवरऑल में हो जाएगी 15वीं, तो क्लियर हो गया, 15वीं हो जाएगी आपकी। और जनगणना 2021 में, जिसमें मैंने आपको बताया 21 में ओबीसी को भी इंक्लूड किया गया है, अंग्रेजी और 8वीं अनुसूची में शामिल 22 जो शेड्यूल लैंग्वेज है उनमें से 18 भाषा, तो 22 में से 18 भाषा में होगी, साथ ही साथ इंग्लिश में, ठीक है। तो ये इतनी भाषा में 2021 की सेंसस होने वाली है। इससे पहले 2011 की सेंसस में 22 अनुसूचित भाषाओं में से 16 थी, अब की बार 22 में से 2 और भाषा ऐड कर दी और अंग्रेजी अतिरिक्त ऐड हो गई, तो अंग्रेजी के साथ 18 भाषा ध्यान में रखना 2021 में है, 2011 में 16 ही थी, और बाकी सब तो ये फैक्ट हो ही चुका है। जनगणना अधिनियम कब पारित हुआ, ये नया सवाल। जनगणना अधिनियम दोस्तों 1948 में पारित हुआ है, याद रखना, जनगणना अधिनियम 1948। 1951 के बाद जितनी भी जनगणनाएं हुई है ना वो 1948 के एक्ट के बेस पर ही हुई है। अब जनगणना की बात हो ही रही है तो आपको बता दूं, दशक की जनगणना का संचालन की जिम्मेदारी किसके पास रहती है,
तो ये जिम्मेदारी जनसंख्या कौन सा मंत्रालय आयोजित करवाता है? सबसे पहले तो बता दूं, गृह मंत्रालय के अधीन आती है जनगणना। पूछा हुआ सवाल है, जनगणना गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, और ये महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय है, इसके पास जनगणना की जिम्मेदारी रहती है, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। 2011 की जनगणना है 15वीं जनगणना ओवरऑल में, स्वतंत्रता के बाद 7वीं। 21 की है वो 22 अनुसूचित भाषा में से 18 है, और ये टोटल 16वीं जनगणना है। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना कितने वर्ष में? ये सवाल ऑलरेडी हो चुका है, 10 वर्ष के अंतराल में होती है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? ये सवाल भी हो चुका है। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 1106 है। उसके बाद बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व है वो दोस्तों 1028 है। केरला का है 860 है। सबसे अधिक वैसे दिल्ली का है। ये सारे फैक्ट बता चुका हूँ। भारत में प्रथम बार जनगणना कब की गई है? पहली बार 1872 में मेयो के काल में। नियमित जनगणना रेपन के काल में 1881 में है। आधुनिक किस्म की जो जनगणना हो रही है ना अभी वर्तमान में, वो सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो प्रथम जनगणना जो आधुनिक किस्म की, वर्तमान किस्म की है, पहली बार अमेरिका में हुई थी 1790 में। ठीक है, 1790 याद रखना, 1790 में अमेरिका में हुई थी इस टाइप की पहली आधुनिक जनगणना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का घनत्व कितना है? ये भी हो चुका है। भारत का घनत्व है जनसंख्या 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। एक स्क्वायर किलोमीटर में भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी रहती है? तो लगभग एवरेज 382 व्यक्ति रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में, जिसमें सबसे कम वाला आपको 17 व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश है। ऊपर बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बता चुका हूँ। ये दशक के बढ़ा है जनसंख्या घनत्व 17.72% से। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र का स्थान, ये टॉप 4 वाले में ऑलरेडी बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक है, तो महाराष्ट्र के यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। थर्ड बिहार का है, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। सबसे कम में मैंने आपको बताया है सीमा वाला, सीमा गो, तो सिक्किम है, फिर आपके मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा है, और केंद्र शासित प्रदेश वाला डाटा भी हो चुका है। सबसे कम है आपके लक्षद्वीप की, सबसे अधिक दिल्ली की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता है वो है 74.4%, जिसमें महिलाएं हैं वो 65.46 है, पुरुष 82.14 है। ये पूरी टेबल आपके लिटरेसी रेट की सबसे पहले ही सवाल में कवर कर दी थी। जनसंख्या में भारत चीन को पछाड़कर कौन से नंबर पर आ चुका है? अभी मैंने 10 वाले टॉप 10 जनसंख्या वाले जब देश बताए उसमें बताया कि पहले स्थान पर इंडिया आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक भारत ने चीन को पछाड़ा है, और चीन हो गया सेकंड, भारत आ गया पहले स्थान पर। इस रिपोर्ट ने भारत की जनसंख्या कितनी बताई है? भारत की बताई 142.86 करोड़। आप कहेंगे पहले कितनी थी? 11 में, 11 में थी दोस्तों 121 करोड़। तो यहाँ पर ये यूनाइटेड स्टेट की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 में भारत की जनगणना बताई गई है। टोटल जनसंख्या 142.86 करोड़, 142.86 करोड़। और सेकंड जो चाइना की है उसकी कितनी है? उसकी भी 142 है, लेकिन 0.57 है। तो 86 और 57 का खेल है, बाकी लगभग दोनों से इक्वल है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, इस बार हो चुका है। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि है, ये मैंने फैक्ट बताए थे, 3 फैक्ट है। जनसंख्या विस्फोट हुआ था 51 से 81, 1951 से 81 की अवधि को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। इससे पहले 1901 से 21 की है वो स्थिर वाली है, और स्थिर वृद्धि में 21 से 51 वाली बता चुका हूँ। और ऋणात्मक वृद्धि रही थी 11 से 21 वाला दशक कम रही थी। महाविभाजन वर्ष कहा जाता है 1921 को, लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है 1951 को। तो ये सारे फैक्ट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो उपरोक्त सवाल तो हाल ही के एग्जाम में पूछे हुए हैं टेसिस के द्वारा। अभी नेक्स्ट यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से सवाल आने की संभावना बनती है, जैसे SC/ST की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। उसके बाद धर्म आधारित, भाषा आधारित देख लेंगे। लास्ट में देख लेंगे अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको मालूम नहीं है, जो एग्जाम आ सकते हैं। SC/ST की बात करें, जो अनुसूचित जाति और जनजाति में, तो इनकी जनगणना का क्या परसेंटेज, यहाँ पर क्या फैक्ट है? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब, ST की व्यक्तियों की कुल संख्या थी 10.43 करोड़। अब ST की 10.43 करोड़ है, ये देश की कुल जनसंख्या 121 का हो जाता है 8.6%। ऑलरेडी सवाल पूछा हुआ है टोटल ST कितने फीसदी थे 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। तो ST थे दोस्तों 8.6 और SC थे वो 16.6 थे। तो 8 दूनी 16.6 दोनों बराबर है। तो 2011 में शेड्यूल्ड कास्ट SC है, उनकी जनसंख्या थी 20.14 और ST की थी 10.43। 10 से दुगुना SC है 20.14 करोड़। इन 20.14 करोड़ को परसेंटेज की बात करूं तो 16.6% है, वो आपकी SC हो जाएंगी। ST 8.6, क्लियर हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। भारत की कुल अनुसूचित जो जनजाति है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, ST आबादी का लगभग 38% तो भील है दोस्तों। भील है, टोटल आबादी का 38%। ध्यान रखना किसकी? ST की। ST की टोटल आबादी का 38% भील है। सबसे बड़ी आपकी ST समुदाय वो भील का ही है।
2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है। सबसे कम अनुसूचित जाति यानी एससी, सबसे कम एससी आपको पूछे, सबसे कम एससी एक तरीके से शून्य हो गए, वो नागालैंड में है। नागालैंड में एससी है ही नहीं। सेकंड सबसे कम एससी है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो आप कहेंगे सबसे अधिक एससी की संख्या के कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एससी है। सेकंड एससी है वो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है। तो ये एससी का आपका डाटा हो गया। सबसे कम एससी आपको मिलेंगे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब राज्य में देश के सभी राज्यों में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत शब्द सबसे अधिक है। अब जो एससी का परसेंटेज, ऊपर मैंने डायरेक्टली जनसंख्या बताई थी, यानी नंबर ऑफ पीपल्स हाईएस्ट जो एससी के थे वो उत्तर प्रदेश में थे, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, और नंबर ऑफ पीपल सबसे कम या फिर शून्य थे वो नागालैंड में थे, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन परसेंटेज वाइज टोटल पॉपुलेशन में जो परसेंटेज शेयर होता है, तो एससी का परसेंटेज शेयर पंजाब में सबसे हाईएस्ट हो रहा है। तो पंजाब राज्य में देश के सभी राज्यों में अनुसूचित जाति की आबादी का परसेंटेज, एससी की जाति का आबादी का परसेंटेज पंजाब में सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम और लक्षद्वीप है। ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। जब केंद्र शासित प्रदेश की बात होती है तो जनजातीय जनसंख्या है यानी एसटी, जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है, तो इनका हाईएस्ट परसेंटेज है जनजातीय का यूटी में। राज्य में आपको मिलेगा मिजोरम में 94% सबसे अधिक जनजाति है मिजोरम में, परसेंटेज वाइज मिजोरम में, और लक्षद्वीप में मिलेगा आपको केंद्र शासित प्रदेश जहां पर हाईएस्ट जनजाति जनसंख्या है वो लक्षद्वीप में है परसेंटेज वाइज, और राज्य में हाईएस्ट जो जनजाति जनसंख्या है वो आपको मिजोरम में देखने को मिलेगी परसेंटेज वाइज, यहाँ पर बात हो रही है। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति का न्यूनतम अनुपात है। परसेंटेज वाइज सबसे कम एसटी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। एससी सबसे अधिक थे उत्तर प्रदेश में नंबर्स के अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अकॉर्डिंग एसटी सबसे अधिक आपने पंजाब में देखे। और यहाँ पर आपके सामने एसटी सबसे कम और एसटी सबसे अधिक परसेंटेज है। बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक जनजातीय आबादी है, यानी एसटी सबसे अधिक नंबर्स के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में है, एसटी सबसे अधिक परसेंटेज के अकॉर्डिंग मिजोरम में है, लक्षद्वीप में, यूटी में परसेंटेज के अकॉर्डिंग एसटी है लक्षद्वीप में, और सबसे कम एसटी की बात करें परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो उत्तर प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में नंबर्स के अकॉर्डिंग जनजातीय आबादी सबसे अधिक है। धर्म आधारित जनगणना देख लेते हैं दोस्तों। धर्म आधारित जनगणना में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ये सब कुछ परसेंटेज, एक बार फिर देख लो। तो ये डाटा आया था 2015 में। 2011 का धर्म आधारित जनगणना का डाटा 25 अगस्त 2015 को आया, जिसमें हिंदुओं की कुल जनसंख्या लगभग 79.8% जो है वो 96 करोड़ 63 लाख है। हिंदू जनसंख्या में वृद्धि दर देखने को मिली 2001 से 11 में, ध्यान में रखना 16.8% वृद्धि थी। मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो लगभग 14.2% है, और वृद्धि देखने को मिली प्रीवियस 2001 से वो 24.6। अब मुस्लिम जनसंख्या 24.6% और हिंदू जनसंख्या है वो 16.8% बढ़ी है। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो ईसाइयों की कुल जनसंख्या 2.3%, 2 करोड़ 78 लाख है। दशक की बढ़ी है 15.5%। उसके बाद ईसाई के बाद सबसे अधिक हिंदू, मुस्लिम, फिर ईसाई है थर्ड। ईसाई के बाद सिख चौथे स्थान पर 1.7% सिख हैं, ईसाई 2.3% हैं। उसके बाद बौद्धों की संख्या आ जाती है फिर आपके पाँचवें स्थान पर 0.7% है, 0.84 करोड़ हो जाएगा। वर्दी आप नीचे देख सकते हो 6.1% बौद्ध बड़े हैं, और जो सिख बड़े हैं वो 8.4% बड़े हैं। ईसाई बड़े हैं 15.5, ईसाई 15.5। उसके बाद जैनी बड़े हैं वो 5.4% बड़े हैं, और जैनियों की संख्या है 0.4% है, लगभग 0.45 करोड़। आपको पूछ रहे सर्वाधिक परसेंटेज हिंदू जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो हिंदू में परसेंटेज जैसे कि हिमाचल प्रदेश में टोटल पॉपुलेशन है उसमें हिंदू का परसेंटेज सबसे अधिक है। हिंदू वो 95.17% हिमाचल प्रदेश में हिंदू है, यानी हिंदुओं का परसेंटेज है वो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक है। उसके बाद दादर नगर हवेली, फिर उड़ीसा है। अब देख लेते हैं भाषा जनगणना। भाषा की बात करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। भाषा जनगणना, भारत में टोटल 19,569 भाषाएं और बोलियां मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं। तो टोटल जो भाषाएं प्लस बोलियां इंक्लूड है यहाँ पर, तो टोटल भाषाएं और बोलियां जो भारत में मातृभाषा के रूप में बोलते हैं वो लगभग 20,000 के आसपास है। एग्जैक्ट है 19,569।
2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। आप सभी को पता है हिंदी सबसे अधिक बोलते हैं। हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलने वालों की संख्या आपको पूछ रहे परसेंटेज वाइज, तो हिंदी को जो मातृभाषा में बोलने वालों की संख्या परसेंटेज में है वो दोस्तों 43.63%। हिंदी मातृभाषा, ध्यान रखना, हिंदी ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका डाटा है। हिंदी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं वो 43.63% बोलते हैं। उसके बाद हिंदी के बाद मातृभाषा के रूप में बंगाली है। सेकेंड हाईएस्ट जो लैंग्वेज बोलते हैं वो बंगाली है दोस्तों, भारत में विश्व में भी स्थान रखती है। 8.03% बंगाली बोलते हैं। बंगाली के बाद हाईएस्ट मैंने बता दिया हिंदी जो कि 43.63%, बंगाली है 8%। सेकेंड थर्ड है दोस्तों मराठी 6.86%। चौथे स्थान पर तेलुगु है। पांचवें पर दोस्तों तमिल है। छठे पर गुजराती है। सातवें पर उर्दू है। तो सातवें पर उर्दू है। तो ये 7 लैंग्वेज क्रम वाइज मैंने बता दी। हिंदी 43.63, जो बंगाली है वो 8.03, मराठी है 6.86 और तेलुगु है वो दोस्तों उसके बाद चौथे स्थान पर आ जाती है। फिर तमिल, गुजराती और उर्दू, ये सही क्रम आप याद रखना है। संस्कृत 8वीं अनुसूची में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जिसमें इंग्लिश नहीं है, तो संस्कृत उनमें सबसे कम बोली जाती है। आपको पता है भीली कोई 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है, तो आपको पूछ लें जो बिना 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा और सबसे अधिक बोली जाती है, तो गैर अनुसूचित भाषा कहेंगे। जो सबसे अधिक बोली जाती है वो भीली भाषा है। लगभग 1 करोड़ लोग भीली बोलते हैं जो कि 8वीं अनुसूची में नहीं है, गैर अनुसूचित भाषा है। पिछली जनगणना की तुलना में अनुसूचित भाषाओं में अब जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज 8वीं अनुसूची में उर्दू और कोंकणी है। उर्दू और कोंकणी ऐसी भाषाएं निकली पास्ट 2001 के जनगणना के सापेक्ष जिसके बोलने वालों की संख्या घटी है। ऐसी कौन सी भाषाएं हैं प्रीवियस 2001 की जनगणना और 11 की जनगणना जब उसका तुलना की गई तो जनगणना में कमी देखने को मिली बोलने वालों की संख्या में। 2 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में हैं, उर्दू और कोंकणी, ध्यान रखना ऐसी 2 भाषाएं हैं, उर्दू कोंकणी। तो ये पूरी टेबल आप देख सकते हो। सबसे अधिक हिंदू बोलते हैं 43.63% हिंदी, ठीक है। उसके बाद बंगाली बोली जाती है 8.03, फिर मराठी बोली जाती है 6.86, मराठी के बाद तेलुगु बोली जाती है। तो हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तेलुगु 6.70, उसके बाद तमिल 5.70, फिर गुजराती 4.58 है तमिल के बाद, फिर उर्दू बोली जाती है 4.19, उसके बाद कन्नड़ बोली जाती है, ओडिया बोली जाती है, मलयालम, पंजाबी। तो ये सारी आप शेड्यूल्ड 22 लैंग्वेज देख सकते हो। सबसे कम बोली जाती है संस्कृत। संस्कृत की संख्या 24,821 व्यक्ति ही संस्कृत बोलते हैं। संस्कृत के बाद बोडो भी कम बोली जाती है। उसके बाद मणिपुरी, कोंकणी, ये सबसे नीचे वाली भाषाएं कम बोली जाती है। तो संस्कृत ध्यान रखना, बोडो संस्कृत कम बोली जाती है। बाकी TFR का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। टोटल फर्टिलिटी रेट 2011 में 2.4 थी और जो NFHS के अकॉर्डिंग देश में कुल प्रजनन दर अभी 2 हो गई है, 2.2 से घटकर, जिसमें सबसे कम कुल प्रजनन दर जैन धर्म की यहाँ पर देखी गई है। और भारत में सबसे अधिक कुल प्रजनन दर बिहार राज्य के, सिक्किम में सबसे कम प्रजनन दर, ध्यान रखना सबसे कम सिक्किम की है। वर्तमान 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड में सबसे अधिक यहाँ पर प्रजनन दर है। आपको पूछ ले किस देश में सबसे कम कुल प्रजनन दर वाला देश कौन सा है, तो सबसे कम कुल प्रजनन दर TFR वाला देश है दक्षिण कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया में 0.81 है, एक से भी कम व्यक्ति एक महिला के हो जाता है एवरेज। तो दक्षिण कोरिया में सबसे कम कुल प्रजनन दर, ध्यान रखना। अब जनगणना 2011 से संबंधित अन्य परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट सवालों के फैक्ट जो आपको मालूम नहीं है, जैसे कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जन्म दर है वो केरल में है। सबसे कम जन्म दर है वो केरल में और हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्र में देखी गई थी। और अब बात कर लेते हैं सेकंड फैक्ट। भारत में शहरीकरण का स्तर, जैसे आर्थिक विकास का सूचकांक भी कहा जाता है, 2001 में 27.81% से बढ़कर 2011 की जनगणना में 31.16%। तो शहरीकरण में बता चुका हूँ, शहरी जनसंख्या 31.16% है। और शहरीकरण का उच्चतम स्तर आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। दिल्ली में सबसे अधिक शहरीकरण है UT और स्टेट में। बाकी किस राज्य में सबसे अधिक शहरीकरण है, तो वो आप कहेंगे गोवा में। तो राज्यों में गोवा का जो शहरीकरण परसेंटेज है वो 62.2। अब शहरीकरण की बात करें जहाँ पर लोग सभी शहरों में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, गाँव में कम रहते हैं, तो गोवा में बस 62.2% लोग शहरों में रहते हैं। हाईएस्ट शहरीकरण गोवा में। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट है मिजोरम में। मिजोरम में 52% लोग शहरों में रहते हैं। तमिलनाडु में थर्ड हाईएस्ट है, फिर केरला में चौथे स्थान पर, 5वें स्थान पर महाराष्ट्र है। तो ये सबसे अधिक शहरीकृत राज्य हैं, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक बार दोबारा बता दूं, गोवा में सबसे अधिक, उसके बाद मिजोरम में, फिर तमिलनाडु में, फिर केरला में, फिर महाराष्ट्र में। और बात करूं
सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में सबसे अधिक लोग रहते हैं शहरों में, तो 97.5% दिल्ली में सबसे अधिक शहरीकरण है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट में चंडीगढ़ में 97.25% है। उसके बाद राज्यों में गोवा आ जाता है, मिजोरम आ जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार थर्ड अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तर प्रदेश में कितने ग्रामीण लोग रहते हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है नंबर्स के अकॉर्डिंग। यूपी में 155.11 मिलियन लोग हैं वो ग्रामीण एरिया में रहते हैं। ग्रामीण लोगों की साथ सबसे बड़ी ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। और 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या जो 833 करोड़ है ना, सॉरी 833 करोड़ नहीं, 833 मिलियन, लगभग 83 करोड़ है वो लोग गाँव में रहते हैं, 833 मिलियन। और गाँव में भी सबसे अधिक परसेंटेज वाइज बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी रहती है। परसेंटेज वाइज हिमाचल प्रदेश 89.97% ग्रामीण आबादी के साथ सबसे अधिक ग्रामीण राज्य है, जिसके बाद बिहार है। तो परसेंटेज वाइज हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक लोग रहते हैं। ओवरऑल में ग्रामीण आबादी में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है नंबर्स के अकॉर्डिंग। परसेंटेज में आपको हिमाचल प्रदेश याद रखना है। अब आपको बता दूं 2011 की भारत की जो जनगणना हुई थी उसमें जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वो थे सी चंद्रमौली। नेक्स्ट यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट आ जाता है, 2011 की जनगणना के अनुसार EAG वाले राज्य कौन सा है कौन सा नहीं है पूछ लिया जाता है। EAG यानी एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, अधिकार प्राप्त कार्य समूह। तो अधिकार प्राप्त कार्य समूह एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप राज्य कौन से हैं? 2011 में 8 राज्य शामिल किए गए थे एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में। तो वे राज्य जो जनांकीय संक्रमण में पिछड़ गए, यानी देश में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है, इन 8 राज्यों में हुई है। तो इसे अधिकार प्राप्त कार्य समूह एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप राज्यों में यहाँ पर शामिल किया गया है। तो उसमें 8 राज्य कौन से ध्यान रखना, बिहार है इसमें शामिल जिसमें शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक देखने को मिली है। उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये दोस्तों EAG ग्रुप के राज्य हैं, अधिकार प्राप्त कार्य समूह वाले राज्य हैं। 2011 की सेंसस वाले 8 राज्य हैं जो EAG हैं। एक बार फिर बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश शामिल है। अब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दोनों हैं, उड़ीसा भी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार भी हैं EAG में। जनगणना का संचालन है महापंजीयक कार्यालय और जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। प्रवासियों की पर भी सवाल पूछे हुए हैं टीसीएस के दौरान। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 45.6 करोड़ भारतीय प्रवासी हैं। कितने फीसदी भारतीय प्रवासी है? आंतरिक प्रवासी की बात करें तो 38% प्रवासी आंतरिक एक राज्य से दूसरे राज्य में। जो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 45.6 करोड़ भारतीय यानी 38%, ये परसेंटेज ध्यान रखना, लगभग 37 पॉइंट समथिंग एवरेज, लगभग 38 हो जाता है। तो जो अब अपने पिछले निवास से अलग एक अन्य स्थान पर बसे हुए हैं, प्रवास कर लिया है पिछले निवास से दूसरे स्थान पर, वो 38% है। तो और 2011 में ये प्रवासी आंतरिक प्रवासियों का परसेंटेज था वो 31% था, जो 31.45 करोड़ था। अभी दोस्तों 45.6 करोड़ जो 38% है। उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं ना जहाँ पर सभी राज्यों में सबसे अधिक संख्या में शुद्ध प्रवासी हैं वो जाते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से। बाकी 38% ये परसेंटेज जरूर याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? आपको सबसे अधिक जनसंख्या आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या परसेंटेज कितना कवर कर देती है भारत की टोटल पॉपुलेशन का? तो उत्तर प्रदेश की जो जनगणना हुई है 2011 में, उसमें जनसंख्या निकल के आई है वो 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़ यहाँ पर आप कहेंगे। तो 20 करोड़ जो यूपी की जनसंख्या है वो 16.16% जनसंख्या का परसेंटेज कवर कर देती है। तो 16.16% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, लगभग 20 करोड़। 1.1 करोड़ की जनसंख्या के साथ 2011 की जनगणना में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो है ठाणे जिला। ठाणे जिला आता है पुणे राज्य में। तो पुणे राज्य का ठाणा जिला, जहाँ पर 1.1 करोड़ लोग रहते हैं एक जिले में, ठाणे में सबसे अधिक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर कितना है? पुरुष और महिला का अंतर है दोस्तों 16.3%। इनका अलग अलग मैं बता चुका हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक गांव है, नंबर्स ऑफ विलेज सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में बसे हुए गांव है, लगभग 1 लाख गांव। लक्षद्वीप में सबसे कम संख्या में बसे हुए गांव हैं 8 गांव। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गांव यहाँ पर 1 लाख के आसपास। जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में मैंने बता दिया है, सबसे अधिक बिहार का जनसंख्या घनत्व, उसके बाद पश्चिम बंगाल का, फिर उत्तर प्रदेश का। तो बिहार का 1106, पश्चिम बंगाल का 1028।
2011 की जनगणना के अनुसार दादर और नगर हवेली की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो दादर नगर हवेली की जनसंख्या की वृद्धि दर ये बता चुका हूँ सबसे अधिक है, ऑलरेडी फैक्ट कवर कर चुका हूँ। तो इस प्रकार आपने देखिए जनगणना से संबंधित लेटेस्ट टीसीएस एग्जाम पैटर्न पर पूछे हुए और इस पर आधारित अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट और सवाल जो आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कैंडिडेट जो कमेंट करके बताइएगा जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है वो कमेंट कीजिएगा थैंक्स टीटी जी के, आप कमेंट कर सकते हो। जिसने पूरा वीडियो देख लिया है वो थैंक्स टीटी जी के ज़रूर कमेंट में बता देना। यही आपकी लाइनें हैं, मोटिवेट करती हैं ताकि इस टाइप से आपको कंटेंट मिलता रहे। और न्यू कैंडिडेट जो अब तक टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़े हैं, आज मंथ एंड जो सेल लास्ट महीने की लास्ट तारीख है इस महीने की, इसमें आप फ़ायदा उठा सकते हो, जिसमें टेक्स्ट बुक पास प्रो सबसे कम प्राइस में मिल रहा है। टीटी जी के कूपन कोड यूज़ करते हुए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय बाय।